जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में भी टॉपिक पढ़ेंगे हम एकार्थक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य दृष्टि से भी, सामान्य जानकारी की दृष्टि से बोलें या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बोलें, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक्चुअली किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपका टॉपिक सामान्य हिंदी के अंतर्गत। सामान्य हिंदी में भी एक टॉपिक कहलाता है शब्द भेद, ये जैसे आप कहते हैं जनरली शब्दों के प्रकार वगैरह करके आप बोलते हैं, उसके अंतर्गत ये आता है। सबसे पहली बात कि शब्द किसे कहते हैं। टॉपिक का नाम तो शब्द है या शब्द भेद है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे शब्द कहते हैं। यहाँ पर कीवर्ड क्या है? सार्थक। कोई भी वर्ण ऐसे हों जिनका सार्थक समूह के बारे में बात हो रही होगी, उन्हें शब्द कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कहा जाए का, मा और ला, इन तीनों को अपन ने उठाकर जोड़ दिया तो तीन ये वर्ण हैं, का अलग वर्ण है, मा अलग वर्ण है, ला अलग वर्ण है। इन तीनों को जब हमने जोड़ा तो इससे जो बना वह एक सार्थक है, यानी उसका मीनिंग है। कमल यानी एक पुष्प के बारे में बात हो रही है, तो वर्णों का तो मेल है लेकिन साथ ही साथ क्या है? सार्थक है, जब यह शब्द कहलाएगा। इसी को हम उल्टा कर देते हैं, ला कर दीजिए, मा कर दीजिए और का कर दीजिए, तो नया वर्ड क्या बन गया आपका? दैट इज लमक। क्या ये शब्द है? नहीं, ये शब्द नहीं है। क्यों नहीं है साहब? क्योंकि इस टाइप की कोई चीज़ होती नहीं है, कोई इसका मीनिंग ही नहीं है, यानी ये सार्थक नहीं है। तो यानी सार्थक नहीं है तब यह शब्द नहीं कहलाएगा। तो शब्द किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, वर्णों का ऐसा समूह जो कि सार्थक हो उसे ही शब्द कहते हैं। शब्दों के कई प्रकार होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से? 5 प्रकार काफ़ी फेमस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, इस प्रकार से होते हैं उसके। यहाँ पर मुख्यतः हम बात करने वाले हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने क्या भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर, अगेन अर्थ के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पर्यायवाची, पर्यायवाची का उल्टा क्या होता है? विलोम, इस बात से आप परिचित हैं। अगला एकार्थी, अगला अनेकार्थी, और उसके भी बाद में समुच्चारित या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये क्या होता है? अब अपन इन चीज़ों को समझ लेते हैं। मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि साहब पर्यायवाची आप जानते हैं कि हाँ, इसके बदले में और क्या यूज़ कर सकते हैं। कमल को और क्या बोल सकते हैं? जलज बोल सकते हैं, वारिज बोल सकते हैं। तो ये क्या है? कमल का पर्यायवाची हो गया। उसका उल्टा बताना है आपको तो अपन ने उसके उल्टे वर्ड देख लिए। साहब दिन का क्या होता है? रात होता है। तो ये क्या हुआ? विलोम। बच्चों को परेशानी प्राय यहाँ जाती है, अनेक लोगों को परेशानी जाती है एकार्थी, अनेकार्थी, समश्रुति भिन्नार्थक या शब्द युग्म या जो भी आप कह लें, इस तरह के जो शब्द होते हैं उन पर जाती है। कई विद्यार्थी ये सोच बैठते हैं कि साहब एकार्थी और अनेकार्थी एक से ही होते हैं क्या? जो अनेकार्थी होते हैं क्या वही पर्यायवाची होते हैं? नहीं, वो नहीं होते हैं। क्या डिफरेंस होता है? अपन उसको यहाँ पर धीमे धीमे समझने का प्रयास करेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर उठाने वाले हैं एकार्थी शब्द। कौन कौन से एकार्थी शब्द हैं जिनको हम चर्चा यहाँ कर सकते हैं? पहली बात कि ये एकार्थी क्या होता है। एकार्थी का बिल्कुल सिंपल सा मतलब वे शब्द जिनका केवल एक स्पेसिफिक मीनिंग हो, जिनका केवल एक स्पेसिफिक मीनिंग हो और उसी लिए वह उपयोग किए जाते हों, उन्हें क्या कहा जाता है? एकार्थी शब्द करके कहा जाता है। ऐसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने उठाना चाहूँगा। फर्स्ट वन इज नमस्कार और सेकेंड वन इज प्रणाम। नॉर्मली पर्यायवाची जब आप पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि हाँ, ये लगभग वही शब्द हैं और दोनों ही एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जा सकते हैं। तो हाँ, पर्यायवाची के लिए वाली बात सही है। लेकिन जब बात आने वाली है कि एकार्थी शब्द बताइए उसका या उसका मीनिंग ही बताइए, तो दोनों में एक खास डिफरेंट होता है, बहुत ही खास अंतर है। क्या मतलब होता है इसका? एक एक करके अपन देखते हैं। नमस्कार का मतलब होता है कि कभी भी किसी का भी विनयपूर्वक अभिवादन करना, विनयपूर्वक अभिवादन करना। वह आपकी बराबरी का भी हो सकता है, वह आपसे बड़ा भी हो सकता है। ठीक, तो जब भी आप विनयपूर्वक किसी का अभिवादन करेंगे वो भी कैसे?
हाथ जोड़ करके और सिर झुका करके, उसे क्या कहा जाता है? उसे नमस्कार कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें कि प्रणाम क्या होता है साहब जी, नॉर्मली लगता है कि हाँ नमस्कार प्रणाम एक ही बात है, नहीं। नमस्कार आप किन्हीं खास स्पेसिफिक सिचुएशन पर यूज़ करते हैं, प्रणाम किसी खास सिचुएशन पर आप यूज़ करते हैं। प्रणाम का क्या मतलब होता है? प्रणाम का अर्थ होता है साहब कि कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो कि आपसे अनेक मामलों में श्रेष्ठ हो, ठीक है, आपके गुरुजन हो, माता पिता हो, धार्मिक गुरु हो इत्यादि वगैरह, जो आपसे श्रेष्ठ हो, ठीक है, उनके सामने जब आप अभिवादन करने वाले हैं, उनके सामने आप कोई नमस्कार करने वाले हैं, ऐसा नमस्कार जिसमें आप उस व्यक्ति के सामने अपनी लघुता को साबित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि साहब आप हमसे बहुत बड़े हैं, हम आपके सामने कुछ भी नहीं है, छोटे हैं, ज्ञान के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, अनुभव के मामले में इत्यादि मामले में। तो जब भी आप किसी को ऐसा नमस्कार करें जिसमें आप उनके सामने अपनी स्वयं की लघुता दर्शाएं, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रणाम करके कहा जाता है। प्रायः आदरणीय गुरुजनों, माता पिता, धार्मिक गुरुजनों इत्यादि के समक्ष हम क्या करते हैं? वहाँ नमस्कार नहीं करते हो, आप क्या करते हैं? वहाँ प्रणाम करते हो। तो ये उसका एक खास मीनिंग होता है, इसका एक खास मीनिंग है, इसका एक खास मीनिंग है। यही वजह है कि यह कौन सा शब्द कहलाएगा? यहाँ पर एकार्थी शब्द कहलाएगा। और देख लेते हैं, अस्त्र एंड शस्त्र। नॉर्मली पर्यायवाची में तो हम यूज़ कर देते, अस्त्र कह लीजिए, शस्त्र कह लीजिए, हथियार कह लीजिए, ठीक है, वहाँ चल जाता है। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है कि साहब स्पेसिफिक अस्त्र का क्या मीनिंग है, किस संदर्भ में उसका उपयोग किया जाता है, और शस्त्र का क्या मीनिंग है साहब? अस्त्र यानी होता है वह हथियार जिसे आप जब चलाएं तो बिना हाथ में पकड़े, बिना हाथ में पकड़े इसका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल तीर चलाने के पहले आप पकड़ते हैं, दाग देने के पश्चात में आप उस तीर को पकड़े नहीं रहते हैं, दैट इज अस्त्र करके। भाला के संदर्भ में यह क्या कहलाएगा? अस्त्र। जबकि शस्त्र का मतलब होता है कि ऐसा हथियार जिन्हें आप हाथ में पकड़कर ही चलाते हैं, पकड़कर ही उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तलवार, गदा इत्यादि। तो जब भी ऐसे किन्हीं हथियारों के बारे में, आर्म्स के बारे में बात आ रही है, तो वह क्या कहलाएगा? आपका शस्त्र कहलाएगा। और एक स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या कहलाने वाला है? वह अस्त्र कहलाने वाला है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब इसमें, इस पूरे के पूरे सेंटेंस में कहाँ पर त्रुटि है या कमी है या गलती, इस तरह से करके पूछा जाता है। तो बंदूक क्या शस्त्र नहीं है, बल्कि क्या है? वह अपने आप में एक अस्त्र है। जनरल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि हाँ साहब शस्त्रागार है, राष्ट्रीय शस्त्रागार, सरकारी शस्त्रागार इत्यादि वगैरह बोलते हैं, तो एक जनरल लैंग्वेज है। जबकि बात आती है स्पेसिफिक की, तब वहाँ पर क्या उपयोग किया जाता है? अस्त्र एंड शस्त्र। कोई ऐसे आप जब पुराने सीरियल देखते होंगे जहाँ पर डायलॉग्स वगैरह देखते होंगे, तो खास शब्दों का ही उपयोग किया जाता है। खास शब्द किसी खास जगह पर नमस्कार ही उपयोग किया जाता है, उस जगह पर किसी खास सिचुएशन में किन्हीं के सामने प्रणाम ही उपयोग किया जाता है। कहीं पर उसे अस्त्र ही कहा जाता है, कहीं पर उसे शस्त्र ही कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मा जी का अस्त्र, नॉट दी शस्त्र। तो ये इस चीज़ को समझिएगा। कुछ और भी देख लेते हैं अपन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कहा जाए अवस्था और आयु। अवस्था एंड आयु दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होते हैं। आयु का एक खास मीनिंग होता है, जब व्यक्ति जितना भी जीवन गुजार चुका है और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई है, ठीक, उसे क्या कहा जाता है? उसे आयु कहा जाता है। यानी अब इसके बाद में वह व्यक्ति जीवित नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा तब उनका इतने वर्ष की आयु में यानी उम्र में निधन हुआ, यानी उसके बाद उन्होंने जीवन नहीं जिया। जबकि यदि यह कहना हो कि इस समय मेरी उम्र, ठीक, 50 वर्ष है, एज 50 है, तब आप वहाँ पर क्या बोलेंगे? इस समय मेरी अवस्था 50 है। तो अवस्था यानी क्या होता है? अभी तक का जितना जीवन काल जी लिया गया है तथा इसके आगे भी जिएंगे, तो वहाँ पर कौन सा वर्ड आता है? दैट इज अवस्था। जबकि समाप्त हो गया हो तो वहाँ पर क्या वर्ड आता है? आयु वर्ड आता है। और भी कुछ देख लेते हैं वर्ड्स के बारे में। पूजा एंड अर्चना किसी खास चीज़ के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। कई बार हम पढ़ते हैं कि हाँ जो पूजा है वही अर्चना है। नहीं, दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग किए जाते हैं।
क्या मतलब होता है पूजा का? पूजा का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जब भी ईश्वर के सामने केवल भक्ति भाव से आप प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? केवल भक्ति भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, जिस समय आप कोई देव द्रव्य इत्यादि वगैरह नहीं चढ़ा रहे हैं, वह चीज़ क्या कहलाती है? वह पूजा कहलाती है। जबकि अर्चना क्या है? जब विभिन्न प्रकार के देव द्रव्य, धूप, बाती, अगरबत्ती, पुष्प इत्यादि वगैरह को उपयोग में करते हुए आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे अर्चना कहा जाता है, ना कि उसे पूजा कहा जाता है। पुनः कह दूं, जनरल साइंस में हम दोनों बातों को एक ही स्थान पर उपयोग कर लेते हैं, परंतु एक्चुअली वो ऐसे हैं नहीं। खासकर एक विशिष्ट परिवेश में जब उपयोग करना हो या अच्छी जगह पर आपको शब्दों का उपयोग करना हो, चयन करना हो, तब ये चीज़ें बड़ी ही काम आने वाली है। कुछ और भी खास शब्दों को अपन देख लेते हैं। आराधना और उपासना। आराधना एंड उपासना, स्पेलिंग को थोड़ी सा देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा गया नमस्कार, कई बार लोग कह देते हैं नमस्कार, दैट इज नॉट शा, वो सा सरौते का ही होता है। संधि देखेंगे नमः धन, ठीक है, तो उससे बना है कार से, दैट इज नमस्कार करके। विसर्ग संधि में आप पढ़ेंगे वो सा सही होता है, ना कि शा सही होता है। अनेक लोग बड़ा ही संस्कृतनिष्ठ बोलने के कारण शा शक्कर का उसमें उच्चारित कर देते हैं, या शा षट्कोण का। इसी तरह आराधना, बड़ा वाला आ रहा है, छोटा वाला आ नहीं आता, पहली बात तो ये चीज़ है। तो ये तो हो गई स्पेलिंग की बात। अब इसके और भी आगे कुछ चीज़ों को देखते हैं। आराधना क्या होता है और उपासना क्या होता है? जब ईश्वर की कोई भी ऐसी पूजा किसी सकाम उद्देश्य से की जाए, यानी जब आप उनको उनसे कोई खास काम है साहब जी, वह क्या कहलाता है? दैट इज आराधना कहलाता है। उन्होंने शिव की आराधना की, वह अस्त्र प्राप्त करने के लिए साहब, क्लियर? तो एक खास उद्देश्य से कोई चीज़ उनको प्राप्त करनी थी, दैट इज सकाम। वह चीज़ क्या कहलाएगी? ईश्वर के साथ में प्रार्थना करना, पूजा करना उनकी, दैट इज आराधना। उपासना किसे कहा जाता है? जब भी देवी देवताओं इत्यादि के संदर्भ में ऐसी वाली प्रार्थना करना या ऐसी वाली पूजा करना कि साहब आपकी कृपा बनी रहे। क्या बनी रहे? आपकी कृपा बनी रहे साहब जी। उस सिचुएशन में जब की जाती उसे क्या कहा जाता है? उसे उपासना कहा जाता है साहब। क्लियर है? सकाम यानी स्पेसिफिक किसी काम के उद्देश्य से आराधना। आपकी कृपा सदैव बनी रहे, सभी प्रकार की कृपा, दैट इज उपासना वर्ड करके कहलाता है। कुछ और भी वर्ड देख लेते हैं। अपराध एंड पाप। अपराध एवं पाप किसे कहा जाता है? अपराध का मतलब यह होता है कि वे कार्य जो संदर्भित कानूनों के विरुद्ध हों, यानी उस काल के जो भी कानून हैं उसके विरुद्ध हों, उसे अपराध कहा जाता है। जबकि जो नैतिक नियमों के विरुद्ध हों, जो कि नैतिक नियमों के विरुद्ध हों, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पाप कहा जाता है। अर्थात नैतिक रूप से जो बातें पूरी दुनिया भर में मानी जाती हैं, उस समाज में मानी जाती है, उस संदर्भित समाज में मानी जाती है, उससे अगेंस्ट आप काम करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कहा जाता है साहब सत्य बोलना चाहिए, सभी समाजों में है, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। जब हम सत्य नहीं बोल रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा? अपने आप में एक पाप कहलाने वाला है। क्यों? क्योंकि यह नैतिक नियमों के विरुद्ध है। किसी खास स्पेसिफिक सिचुएशन में जज के सामने वह क्राइम भी हो सकता है, वो एक बात की बात है। क्लियर? तो यह चीज़ हम देख लेने वाले हैं। जबकि अपराध का मतलब क्या है? उस देश में जो भी कानून बनाए गए हैं उन कानूनों के विरुद्ध काम करना, वह क्या कहलाता है? क्राइम कहलाता है। जरूरी नहीं है कि जो इस देश में क्राइम हो वह दूसरे देश में भी क्राइम यानी अपराध की श्रेणी में आता हो। अनेक मामलों देख सकते हैं। या ये भी क्लियर है, जरूरी नहीं है जो इस काल में यानी वर्तमान के समय में क्राइम में आता है वो पहले भी आता हो। सती प्रथा उठाकर देख लो, आज के ज़माने में वह क्राइम है क्योंकि उसके खिलाफ कानून बनाया जा चुका है कि साहब ऐसा नहीं किया जाएगा। परंतु पुराने ज़माने में हम देखेंगे तो वही चीज़ क्या थी? अपराध में नहीं आ रही थी, क्योंकि इसके लिए कानून कौन बनाएगा? सरकार। जबकि यह क्या है? एक नैतिक व्यवस्था, दैट इज पाप की अवधारणा। नेक्स्ट वन आ जाते हैं दर्प, अभिमान और घमंड के संदर्भ में। एक एक करके देखते हैं। अभिमान और घमंड क्या होता है? अभिमान
एंड घमंड, दोनों में क्या अंतर होता है? अभिमान का मतलब होता है जब प्रतिष्ठा के मामले में या किसी विशिष्ट योग्यता के मामले में, प्रतिष्ठा यानी संपत्ति इत्यादि वगैरह के मामले में दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा समझना, ठीक है, या श्रेष्ठ समझना, उसे क्या कहा जाता है? अभिमान कहा जाता है। किस मामले में? स्पेशली प्रतिष्ठा या किसी स्पेसिफिक फील्ड की बात हो रही है। सुंदरता के मामले में, धन संपत्ति के मामले में, बंगला गाड़ी के मामले में अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझना और उनको छोटा समझना, भले ही वो हों अथवा ना हों। क्लियर? दैट इज अभिमान। जबकि घमंड क्या है? घमंड का खास मीनिंग होता है कि दुनिया के सभी मामलों में लोगों को छोटा समझना और अपने आप को उनसे श्रेष्ठ या बड़ा समझना। केवल धन संपत्ति के मामले में नहीं, केवल सुंदरता मात्र के मामले में नहीं, हर मामले में जब आप दूसरों को छोटा या कोई भी व्यक्ति दूसरों को छोटा या कम या हीन समझता है और अपने आप को श्रेष्ठ दर्शाने का प्रयास करें, ऐसा कोई मन का उसकी सिचुएशन हो, भाव हो, उसे क्या कहा जाता है? घमंड। ये किसी एक फील्ड बस में समझना है, जबकि ये ऑल फील्ड्स की बात हो रही है। अभिमान एंड घमंड। नेक्स्ट माना जाते हैं कि साहब दर्प क्या होता है? दर्प क्या है अपने आप में? यदि कहा जाए कि दर्प, कोई व्यक्ति पहली बात तो गलत काम कर रहा है, ठीक है, गलत काम करना, और उस चीज़ को भी जस्टिफाई कर रहा है, पूरे समाज को छोटा कह रहा, अपने कार्य को श्रेष्ठ बोल रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दर्प। देवताओं ने उस राक्षस के दर्प का दमन किया, यानी एक तो वो गलत काम कर रहा था, ऊपर तो उसको वो जस्टिफाई भी कर रहा था, श्रेष्ठ समझ रहा था खुद को, तो उस चीज़ को समाप्त किया। तो उसके लिए क्या कहा जाता है साहब जी? दर्प करके वर्ड यूज़ किया जाता है। अपने आप में यह भी घमंड का एक टाइप है, लेकिन एक खास सिचुएशन इसके लिए बनती है। तो खास परिस्थितियों में खास ही वर्ड यूज़ किए जाते हैं। इन सभी के एक एक खास अर्थ हैं। इस खास संदर्भ में यही वर्ड यूज़ होगा, इस वाली परिस्थिति में यही यूज़ होगा। यही वजह है कि आप इन्हें क्या बोलते हैं? एकार्थी शब्द बोलते हैं। यह इसका मीनिंग होता है। कई बार हम इनको एक सा ही समझ बैठते हैं तो गलती हो जाती है साहब। और भी कुछ चीज़ों के बारे में यदि हम देख लें, फॉर एग्जाम्पल कहा जाए अमूल्य एंड बहुमूल्य। अमूल्य एंड बहुमूल्य क्या मीनिंग होता है? अमूल्य का मतलब है जिसका कोई मूल्य ही ना हो, इतना कीमती होना कि बोले इसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। ठीक, माता पिता ने आपको जन्म दिया, काबिल बनाया, यह अमूल्य धरोहर है। क्लियर? आपके शिक्षकों ने आपको अच्छा ज्ञान दिया, उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती, उसकी वैल्यू नहीं की जा सकती, उसका वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता, वह क्या है? अमूल्य है। आपने किसी को सोने की अंगूठी खरीद कर दी, वह महंगी है, ठीक है, काफ़ी मूल्य है उसका, दैट इज बहुमूल्य। कीमत ही नहीं लगा जा सकती, अमूल्य। कीमत ज़्यादा है, उसके लिए काफ़ी कीमत प्राइस चुकानी पड़ेगी, दैट इज बहुमूल्य करके कहलाता है। और भी कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं। आज्ञा और आदेश। आज्ञा एंड आदेश। आज्ञा एक खास संदर्भ में सेंटेंस में इस शब्द को उपयोग किया जाता है, जबकि आदेश को एक खास संदर्भ में उपयोग किया जाता है। क्या मीनिंग होता है? जब भी आप किसी भी आदरणीय व्यक्ति से अनुमति लेकर कोई कार्य कर रहे हैं तो वह क्या कहलाता? आज्ञा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही कहा जाए कि भगवान राम जी ने अपने पिता से आज्ञा लेकर गृह त्यागा, घर त्यागा, तो यानी कि किसी कार्य को करने के लिए उन्होंने अपने से जो आदरणीय व्यक्ति हैं यानी पिताजी हैं उनसे अनुमति ली, उसके पश्चात में उस काम को किया, तो उसे क्या कहा जाएगा? आज्ञा। आदेश क्या है? जब आप किसी प्रशासनिक पद पर हैं और आपसे वरिष्ठ यानी जिसे आप अपना अधिकारी कहते हैं, उसके निर्देशों पर आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे आदेश कहा जाता है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट वन, स्त्री एंड महिला। स्त्री एंड महिला। औरत वर्ड भी यूज किया जाता है, सभी फीमेल के संदर्भ में हम बोलें।
स्त्री है वह, औरत है वह साहब जी। ठीक, यानी किसी भी महिला के बारे में बोला जा रहा है, किसी भी औरत के बारे, सॉरी महिला कह दिया, किसी भी औरत के बारे में, फीमेल के बारे में कहा जा रहा है, यानी कोई भी औरत, तो वह क्या कहलाता है? सामान्य शब्द यूज किया जाता है स्त्री। महिला, जब किसी भले घर की औरत हो, जब किसी भले घर की औरत के संदर्भ में आप बोल रहे हैं तो वहां पर क्या कहा जाता? महिला। इसको ऐसे देखिए, सामान्यतः आपने देखा होगा कि सेंटेंस में अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है इसको। एक औरत आई थी आपसे, आपके बारे में पूछ रही थी, यानी वह औरत कौन थी? अच्छे घर की थी, भले घर की थी, क्या थी, कैसी थी, कुछ नहीं मालूम, जस्ट एक जनरल फीमेल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो उसे क्या कहेंगे आप? दैट इज स्त्री, यानी कोई भी औरत, दैट इज स्त्री। लेकिन जब अपन ने देखा कि हाँ एक ऐसी औरत थी, काफ़ी पढ़ी लिखी, सुयोग्य, सुशील इत्यादि लग रही थी, वह आपके बारे में पूछ रही, जब अपन को बताना तो लगता कि हाँ काफ़ी अच्छे घर से, काफ़ी संस्कारित परिवार से है, तो वहाँ पर क्या कहा जाएगा? वहाँ स्त्री नहीं कहा जाएगा। एक महिला आपके बारे में पूछ रही थी, आपसे मिलने आई थी, तो यानी स्त्री यानी कोई भी औरत, जबकि महिला यानी भले घर की औरत के संदर्भ में ये सेंटेंस को उपयोग किया जाता है, ये शब्द को उपयोग किया जाता है। और कुछ शब्द देख लें। आमंत्रण एंड निमंत्रण काफ़ी चर्चा में रहता है। सामान्यतः कहीं भी कोई सा भी वर्ड यूज़ कर दिया जाता है, आमंत्रण एंड निमंत्रण। आमंत्रण और निमंत्रण दोनों में ही व्यक्तियों को अपने पास में बुलाया जाता है साहब जी, किसी भी विशेष अवसर पर। ठीक है, तो दोनों में ही इनविटेशन वाला भाव तो निकल कर आता है। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आप खास जगह पर आमंत्रण यूज़ करते हैं, उस सम्मेलन में आपको आमंत्रित किया गया है, क्लियर है, जबकि शादी का आपके लिए हम निमंत्रण लाए हैं। ठीक है, यानी आपको आना है वहाँ पर। आमंत्रण का मतलब यह होता है कि किसी को भी विनयपूर्वक किसी खास अवसर पर बुलाना, ससम्मान, दैट इज आमंत्रण। जबकि निमंत्रण का मतलब होता है किसी खास अवसर पर किसी व्यक्ति को ना केवल ससम्मान बुलाना, बल्कि उसके आने के पश्चात में उसको खाने पीने के लिए कोई स्वल्पाहार इत्यादि वगैरह देना। खाने को नहीं देंगे, केवल बुलाएंगे, सम्मान देंगे, आमंत्रण। खाने को भी देंगे यानी मिलेगा, दैट इज निमंत्रण करके कहलाता है। अध्ययन और अनुशीलन, क्या होता है अध्ययन और क्या होता है अनुशीलन? अध्ययन का मतलब होता है ध्यानपूर्वक किसी भी कार्य को करना या पढ़ना या जो भी आप कह लेना चाहें, दैट इज अध्ययन करके कहलाता है कि हाँ ध्यान से अपन पढ़ रहे हैं, बोला था अध्ययन करो पुस्तकों का, तो ध्यान से पढ़ रहे हैं। जबकि अनुशीलन का मतलब होता है उसका एक्सपेरिमेंट भी कर लेना, ना केवल ध्यान से पढ़ना है बल्कि उस पर चिंतन, मनन तथा उसका एग्जीक्यूशन करना, वह क्या कहलाता है? वह अनुशीलन कहलाता है। आशंका और भय, आशंका एंड भय। आशंका का मतलब होता है कि भविष्य में कोई भी चीज़ ऐसी जो कि अमंगलकारी है या लाभदायक नहीं है, उसके घटने का ऐसा संदेह होना या ऐसा फील होना, उसे क्या कहा जाता है? उसे आशंका कहा जाता है। यानी भविष्य में अमंगल घटित होने के बारे में ऐसी कोई संभावना का लगना आपको। ठीक, जबकि भय यानी किसी भी चीज़ से आपको डर लगना, दैट इज भय। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है ये वाली, फ्यूचरिस्टिक भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है। वह घटना घटित करने के संदर्भ में है सभी के लिए, जबकि ये इंडिविजुअल हम देखते हैं, हमको देखने को मिल जाती है साथ। ठीक, भय के कारण आपको कष्ट भी उत्पन्न होता है, जबकि आशंका से केवल एक मानसिक पीड़ा वाली बात होती है। बुद्धि और ज्ञान, क्या है दोनों में अंतर? बुद्धि का मतलब होता है कि दिमाग का तेज होना, दैट इज बुद्धि करके कहला जाएगी। जबकि ज्ञान का मतलब होता है कि इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान के संदर्भ में आप उसको उपयोग करते हैं, यह केवल ब्रेन से संबंधित है। जबकि ज्ञान जो है आपके विभिन्न प्रकार की इंद्रियों से 5+1 छठी इंद्री, उससे संबंधित होने वाला है।
अज्ञात और अज्ञेय, या अज्ञात एंड अज्ञेय, ठीक, जिसे जाना ही नहीं जा सकता है, यानी जिसे जानना संभव नहीं है, दैट इज अज्ञेय। क्लियर? जबकि जिसे जानना तो संभव था परंतु मैं उसे जानता नहीं हूँ। एक व्यक्ति आया, वह आपके बारे में पूछ रहा था, उसका नाम क्या था मैं पूछना भूल गया, अर्थात मैं उसका नाम जान सकता था परंतु मैंने पूछा नहीं, मुझे उसने बताया नहीं, तो मेरे लिए क्या है? अज्ञात है। क्लियर? यानी जानने में सक्षम थे, जाना जा सकता था परंतु जान नहीं पाए, दैट इज अज्ञात। अज्ञेय, ब्रह्मा को, ईश्वर को जान पाना हमारे सभी के लिए आज तक क्या है? अज्ञेय है, यानी उसे जाना ही नहीं जा सकता, दैट इज अज्ञेय। तो ये जो वर्ड्स आपने देखे, ये कौन से वाले वर्ड्स कहलाते हैं? इन सभी का एक खास स्थान पर ही उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि इन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है, यानी इनका एक खास सिचुएशन में एक ही अर्थ होता है, दैट इज एकार्थी। कुछ लोगों को लग सकता है कि पर्यायवाची और इसमें क्या कैसा अंतर हो सकता है। पर्यायवाची सीधी सी बात है कि एक के स्थान पर दूसरे उपयोग किया जा सकता है। इनको जनरल सेंस में तो आप उपयोग कर सकते हैं एक के स्थान पर दूसरा, लेकिन उसका उपयोग करने पर वह गलत हो जाएगा। जहां आमंत्रण बोलना वहां निमंत्रण बोल रहे हैं तो इसका मतलब है गलत शब्द का आप उपयोग करें। इसका मतलब है कि यह उसका सही पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल ऊपरी सतही जनरल सेंस में आप उसको बोल रहे हैं कि हाँ एक ही तो बात है, तब आप उसको पर्यायवाची कह सकते हो, परंतु उसका पर्यायवाची वह है नहीं साहब। रियल बात तो ये है। सामान्य हिंदी या सामान्य अप्रोच एक अलग बात है, जनरल टर्म में आम बोलचाल की भाषा उपयोग कर देना। स्पेसिफिक फील्ड में जब उन शब्दों को उपयोग की बात आएगी तो आपको एक स्पेसिफिक वर्ड ही यूज़ करना पड़ेगा, विशेषकर चाहे कोई विद्वान लोगों का सम्मेलन हो, चाहे कोई ऐसी सिचुएशन हो, चाहे परीक्षा हॉल हो, एग्ज़ाम वगैरह हो, तो वहाँ पर आपसे इस पर स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू वगैरह हो, स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाता है कि साहब क्या मतलब होता है, अज्ञात में और अज्ञेय में क्या अंतर है, आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है साहब, तो ये पूछा जाता है। क्लियर? एक और शब्द होता है एकार्थी के बाद में, इस पर हम देखें उल्टा, अनेकार्थी। अनेकार्थी यानी एक ही शब्द के कई प्रकार के मीनिंग का होना। फॉर एग्जाम्पल कैसे? जैसे कहा जाए कि अंक, ठीक, अंक यानी एक तो डिजिट वाला होता है, अंक यानी एक संख्या को भी कहा जाता है डिजिट वाली, अंक यानी चिन्ह भी होता है, अंक यानी गोद भी होता है, अंक यानी होता अगला अध्याय, नेक्स्ट अध्याय की बोले साहब इसका शेष भाग अगले अंक में यानी अगले अध्याय में आपको मिलेगा। अंक एक शब्द है, उसके लिए कई शब्द हम उपयोग कर सकते हैं या कई जगह पर उसका मीनिंग होता है, अनेक उसके अर्थ निकल रहे हैं, दैट इज अनेकार्थी कहलाने वाला है। जितने भी ये शब्द बताए गए सब एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। चिन्ह के लिए आप अंक का उपयोग, डिजिट का उपयोग नहीं कर सकते हो कि साहब ये संख्यात्मक चिन्ह, चिन्ह अलग है, संख्यात्मक चिन्ह अलग है। संख्यात्मक चिन्ह भी अलग है प्लस अगला अध्याय भी अलग है, यानी एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, इसलिए अनेकार्थी कहते हैं। किसी अगले वीडियो में इस पर काफ़ी डिटेल में भी चर्चा करेंगे। और भी हम देख लें, हार, एक गले में पहनने वाला हार होता है, दैट इज हार। मैच गए हम, हार भी होता है। एक होते हैं खेत खलिहान वाला हार, उसके बगल वाला हिस्से को कहा जाता है। तो हार यहाँ पर अपने आप में 3 प्लेसेस पर आ रहा है, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी। एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थों यानी अनेक अर्थों, उन्हें क्या कहा जाता है? अनेकार्थी करके कहा जाता है। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द किसी अगले वीडियो में देखेंगे, उसको नहीं उठा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि एकार्थी शब्दों को लेकर जो कंट्राडिक्शन होता है या जो तनाव होता है कई बार, या उसको समझ हम नहीं पाते हैं, इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो उस पर बात करेंगे, कमेंट कीजिएगा। अगले किसी डिटेल वीडियो में इस पर देखेंगे, इस पर बात करेंगे और भी जो विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं उनको उठाने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपके लिए ना केवल सामान्य बोलचाल की दृष्टि से, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से, बल्कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनकी दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। चाहे MPPSC मेंस की बात हो, आप पेपर 5 के बारे में बात कर लें, CSAT की बात कर लें, व्यापम परीक्षा के क्वेश्चन पेपर्स की बात कर लें, SSC की बात कर, रेलवे, IAS तक की आप बात कर लीजिए। इससे आपकी समझ भी अच्छी विकसित होगी। आप जब बोलेंगे 4 लोगों के सामने तो अलग ही समझ में आएगा कि साहब आप एक खास वर्ड का ही उपयोग कर रहे हैं किसी खास सेंटेंस में, जबकि सामान्य जन वहाँ पर यूं ही कोई से भी शब्दों का उपयोग करके काम चला लेता है। तो आपके वाक्यों में अशुद्धियों की संभावना थोड़ी सी कम होगी यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। मिलते हैं किसी हम अगले वीडियो में।
जैसा कि पूर्व में ही बताया जा चुका है, न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं IAS MPPSC इत्यादि वगैरह के लिए। MPPSC मेंस को लेकर भी हमारा अलग ही बैच चल रहा है। यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल निश्चित रूप से संपर्क कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।